देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लेक्चर नंबर 18 की बात कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को आज हमें बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे जो पहला टर्म आता है वह एरिया है। अब आपके मन में आएगा क्यों एरिया के विषय में यहाँ पढ़ना होता है, तो पहले जानिए। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो डिफिनेशन होता है। एक डिफिनेशन जिसका यूज हमेशा होता है वह क्या है, सुनेंगे ध्यान से। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं और दूसरा नॉर्मल एरिया लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक एरिया टर्म आ जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें आज पढ़ना है एरिया के विषय में। देखिए स्टूडेंट, आज जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। अगर यही हम मैग्नेटिज्म में जब जाएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स के विषय में पढ़ना है। अब आपके मन में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस थोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होता है और वहां पे यही टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो यही दो डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में, और जब मैग्नेटिज्म में जाते हैं तो वहां यही बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया है क्या, एरिया वेक्टर है कि स्केलर है, इसको जानना होगा। देखिए जनरली हम लोग जब बात करते हैं एरिया, वैसे दो टाइप से हम लोग लेते हैं। एक ओपन एरिया लेते हैं और दूसरा क्लोज सरफेस का एरिया की बात करते हैं। तो जब ओपन की बात करें या क्लोज की बात करेंगे तो ये एक वेक्टर टर्म है। इसका मतलब है इसका एक डायरेक्शन होगा। तो क्या ये होल लाइफ में यूज होता है? नहीं, ये जब तक हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तब तक हमारे पास जो एरिया का टर्म लिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वह डायरेक्शन के बेसिस पे लेंगे। जैसे हम सिंपली बात करते हैं अभी एरिया का। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। ये ए बी सी और ये डी है। मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये आपके पास 3 मीटर है। तो इसका एरिया कोई पूछेगा तो देखिए एरिया की जब बात करिएगा, एरिया जिसको ए के नाम से जानते हैं, वेक्टर के टर्म में लीजिएगा तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे है तो आई कैप, ये वाई एक्सिस पे है तो जे कैप। लेकिन अगर दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के कैप। अब आपके मन में आएगा क्या प्लस में लेंगे कि माइनस में? तो इसका दोनों वैल्यू हो सकता है, प्लस के कैप हो सकता है और माइनस के कैप हो सकता है। अगर आप 1 बार अगर प्लस के कैप लेते हैं तो ये नहीं सेकेंड हाफ में आप माइनस के कैप करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करिएगा। अगर आप प्लस के कैप ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस आप प्लस के ही कैप लीजिएगा और माइनस के कैप ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस लीजिएगा। लेकिन अगर मॉड की बात करते हैं तो मॉड स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका वैल्यू 12 मीटर स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका एरिया की बात कर रहे थे हम। अब देखिए इसमें मान लेते हैं इस तरह का कर्व भी दे दिया जाए आपको, तो ये रेडियस है। इसका एरिया की बात करेंगे तो -πr² जे क्या होगा, क्यों? क्योंकि ये आपको xz प्लेन में है तो निश्चित xz में है तो निश्चित y एक्सिस पे जाएगा, इसलिए हम इसका k कैप के टर्म में लिए हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले ओपन और क्लोज सरफेस की बात करते हैं। तो ओपन सरफेस जैसे आपका स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सभी जो भी चीज है ये किस सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, ओपन सरफेस को। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सभी जो भी चीज है ये ओपन सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, ओपन सरफेस को।
जैसे आपका ये ट्रायंगल हो गया, ये भी ओपन सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम लीजिएगा, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओपन सरफेस को। अब आता है क्लोज सरफेस। तो देखिए क्लोज सरफेस किसको कहते हैं? ये देखिए, ये देखने से तो क्लोज लगता है ये, लेकिन आपको फिक्स रहता है। देखिए क्लोज सरफेस की बात करिएगा तो जैसे स्फीयर है, ये क्या है? स्फीयर। स्फीयर कौन सा सरफेस हो जाएगा? क्लोज। अब देखिए इसका नॉर्मल ऐसे इधर होगा डायरेक्शन, इसका इधर हो जाएगा, ये इसका इधर होगा, इसका बात करिएगा तो इधर होगा, ये भी ऐसे काम करेंगे, ये भी इस तरीका से इधर, ये भी इस तरीका से इधर, और ये भी इधर काम करेगा। ये आपका क्लोज सरफेस हो गया, जैसे स्फीयर हो गया। उसके बाद आपका इसका स्फीयर के बाद अगर हम बात करते हैं क्यूब का, तो क्यूब भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओपन सरफेस को। किसको? सॉरी, क्लोज सरफेस को। क्यूब भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लोज सरफेस को। जैसे देखिए ये क्यूब की बात कर रहे हैं, अब इसका एरिया इधर होगा, नॉर्मल एरिया, इसका ऊपर जाएगा, इसका इधर जाएगा डायरेक्शन, इसका इधर जाएगा। तो ये सब जो भी टर्म है ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लोज सरफेस को। किसको? क्लोज सरफेस को। क्लियर हो गया? तो ये था इसका एरिया का डायरेक्शन। सबसे पहले अब एरिया को आपने समझ गया कि क्लोज में भी होता है और ओपन में। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए इसका डिफिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लोज और ओपन का कुछ एरिया के विषय में इंपोर्टेंट पहलू को हम अभी बताने जा रहे हैं। क्या है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एरिया? इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एरिया, इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एरिया। इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एरिया। देखिए एरिया कौन सा क्वांटिटी है? तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन of area, direction of area vector, direction of area vector is always perpendicular, always perpendicular to the surface, to the surface, to the surface। अब सरफेस हो सकता है फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस, जैसे स्क्वायर प्लेट हो गया, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर, ETC।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। For closed surface, surfaces, consider outward normal as area vector direction, as area vector डायरेक्शन। अगर कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा, कौन सा सरफेस? अगर कोई भी क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को। क्लियर हो गया? क्लोज सरफेस के केस में आउटवर्ड जो नॉर्मल होगा वही आपको एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें किसके विषय में पढ़ना है? क्लोज सरफेस के विषय में। इसीलिए जब भी हम बात करेंगे एरिया का तो कौन सा एरिया लेंगे? आउटवर्ड नॉर्मल वाला एरिया लेंगे जो कि क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको एक हम एरिया का एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बेसिक टर्म पे दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग इसको बना पाते हैं कि नहीं। एरिया, जब तक एरिया नहीं पता चलेगा तब तक आप फ्लक्स को नहीं निकाल सकते हैं। फ्लक्स को निकालने के लिए जरूरी है आपको एरिया को समझना। जैसे देखिए ये y एक्सिस है, x एक्सिस, और ये आपका z एक्सिस, x y z हो गया। अब देखिए ध्यान से समझना होगा, ये आपके पास मान लीजिए 37 डिग्री, 37 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये आपका D हो गया। अब देखिए जितने भी स्क्वायर प्लेट है इसका साइड आपको स्क्वायर प्लेट साइड इज 5 मीटर। स्क्वायर प्लेट का जो साइड है आपके पास वह 5 मीटर है। अब समझना होगा कि इसका जो एरिया आप निकालते हो वो क्या आता है। इसका एरिया निकालना है आप सभी को, आपको इसका एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालिएगा। AD किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे, तो इस पे आप सीधे निकाल सकते हैं 0 5 0। लेकिन जब हम AD निकाल लिए, AD और BC दोनों सेम होगा, लेकिन AB और CD दोनों सेम होगा तो AB निकालिए, ये 5 है, ये 5 मीटर है, ये x के साथ 37 बनाता है। तो x कंपोनेंट की बात करते हैं तो x कंपोनेंट इसका होगा, x कंपोनेंट निकालिएगा तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसमें cos लेते हैं, तो 5 cos 37। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं 5 × 4/5। तो यहां से आपको x कंपोनेंट 4 निकल गया। फिर ये z एक्सिस के साथ बनाना है क्योंकि x z प्लेन में है, तो z कंपोनेंट की बात करिएगा तो z कंपोनेंट इसका सिंपल हो जाएगा आपको 5 sin 37, और इसको करिएगा तो 5 × 3/5, ये कट के कितना हो जाएगा 3। तो यहां से आप
देखते हैं तो इसका एक कंपोनेंट जैसे x एक्सिस की बात करते हैं तो ये 4 हो गया, y एक्सिस 0 और z एक्सिस 3 हो गया। अब देखिए हमारे पास साइड पता चल गया है। AD का वैल्यू की बात करते हैं तो 5j कैप, और AB की बात करते हो तो AB का सिंपल वेक्टर के फॉर्म की बात कर रहे हैं तो AB हो जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप। अब हमको एरिया का डायरेक्शन निकालना है तो एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया सिंपल हो जाएगा AB क्रॉस AD। AB क्रॉस AD निकाल के देखिए, जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से हम लोग एरिया निकालते हैं। अब देखिए AD की बात करते हैं, 4i कैप प्लस 3k कैप को क्रॉस करते हैं हम 5j कैप से। अब देखिए i क्रॉस के j होता है तो यहां से 20j कैप हो गया, फिर k क्रॉस j माइनस i होता है, इसको कीजिएगा तो 15i कैप हो गया। तो देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया। जब भी आपको एरिया निकालने के लिए देगा तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे। वैसे भी डायरेक्ट जो निकालने वाले स्टूडेंट है जिसको पता होता है सब कुछ, वो डायरेक्ट भी निकाल सकता है। लेकिन अगर हम जनरली अगर मैथमेटिकली ये जो निकाले हैं वो किस टर्म पे है, मैथमेटिक्स के फॉर्म पे है। अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो एरिया निकालने का सबसे सटीक और सबसे स्टैंडर्ड तरीका यही है। और इस तरीका से अगर मैथमेटिकली आप लोग एरिया निकालते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कभी गलत किसी से होने वाला है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स के मदद से ही एरिया को निकालने का कोशिश करता है ताकि गलती ना हो। तो आप लोग भी मैथमेटिकली एरिया निकालने का वे समझा चुके हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखे हैं, इट इज डिफाइंड in any closed surface, in any closed surface, and it is equal to the product of any two vector. One is electric field intensity, electric field intensity. One is electric field intensity and other is a normal area. It is denoted by phi, और phi का वैल्यू होता है किसी भी क्लोज लूप में E डॉट dA। फ्लक्स का सिंपल फार्मूला होता है E डॉट dA। फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होता है E डॉट dA। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
E डॉट dA को ही हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। सिंपली याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी डिफाइन होता है तो किसके लिए डिफाइन होता है, क्लोज सरफेस के लिए। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये कितने वेक्टर का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इट इज डिफाइंड एनी क्लोज सरफेस एंड इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन डॉट प्रोडक्ट of any two vector, one is electric field intensity and other is normal area। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, फाइ से। किससे, फाइ से। तो क्लियर हो गया, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा आप सिंपल भाषा में दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप से जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्लियर हो गया, तो ये भी दूसरा डिफिनेशन ये लिख देते हैं अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में कि किसी भी, अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस से जो भी नंबर ऑफ लाइन पास करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपके मन में उठेगा कि किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो अगर जिस किसी क्लोज सरफेस से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करते हैं उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और जिससे कम पास करता है उससे उसका वैल्यू हम काउंट करेंगे तो कम ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन, जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है और इससे लाइन बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब लाइन ज्यादा निकलने का मतलब एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए इस ये जो विंडो देख रहे हैं आप लोग, इस विंडो से बहुत सारे चीज को हम निकाल रहे हैं, तो जितना ज्यादा निकालेंगे उसका एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। तो मोटा मोटी हम ये भी बोल सकते हैं फ्लक्स के विषय में कि फ्लक्स जो है वह एनर्जी से भी कोरिलेट किया जा सकता है। जितना ज्यादा फ्लक्स है उसका उतना ही ज्यादा क्या हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। तो मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स एंड एनर्जी बोथ आर सिमिलर टर्म्स। क्लियर हो गया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए आईआईटी 2004 में एक क्वेश्चन पूछा था, मान लीजिए ऐसे एक सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, देख रहे हैं आप लोग, ये एक क्लोज सरफेस है, इससे बहुत कम लाइन पास करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाइन भी है और लूप भी कैसा है, एक्स एक्सिस पे। लेकिन जब थीटा डिग्री के एंगल पे है तो इससे एक दो लाइन पास कर सकता है। लेकिन जब लाइन और आपको क्या कहते हैं, एरिया, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो यहां से मैक्सिमम लाइन पास करेंगे और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपली आप याद रखिएगा कि जब भी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करते हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उतना क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कुछ हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान से। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं, अब यहां से आपको फ्लक्स निकालना है। देखिए ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगा यही बताना है आपको। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज है कि ये 37 डिग्री के एंगल पे है। अगर ये 37 डिग्री के एंगल पे है तो निश्चित है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक x के अलोंग और दूसरा y एक्सिस के अलोंग। ये जो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये z एक्सिस के अलोंग है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन राइज करेगा कि क्या हम पैरेलल कंपोनेंट लेंगे या परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो देखिए ध्यान से, जब हम यहाँ पे इस एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको दिया हुआ है डायरेक्शन,
अब देखिए, अब ये कंपोनेंट लीजिएगा कि ये लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले जब फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होगा ई पाई आर स्क्वायर तो होगा। अब कॉस क्या लिया जाए इसमें, कॉस का वैल्यू क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम y एक्सिस का लेंगे क्योंकि उसके जो पैरेलल होंगे उसी का वैल्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना लीजिएगा, 37 डिग्री क्या 53, तो हम लोग 53 डिग्री लेंगे कॉस का वैल्यू। यही हो गया इसका फ्लक्स का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इसी तरीका से हम निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना है और एक ट्यूब है जिसका साइड आपके पास ए दिया हुआ है और इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है वह किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए हमने लिखे हैं E बराबर E नॉट आई कैप, E बराबर E नॉट आई कैप। अब देखिए सबसे पहला एक एरिया ये होगा, एक एरिया ये होगा, ये दोनों नहीं लिया जाएगा। क्यों, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये इसका नॉर्मल एरिया इधर होगा, इसका नॉर्मल एरिया इधर होगा, तो जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। ध्यान में ये रखना है कि अगर एरिया, क्योंकि दोनों के बीच का हम लोग क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, थीटा जो लिया जाता है वह कॉस में लिया जाता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, इसका नॉर्मल एरिया वाई एक्सिस पे हो गया, तो निश्चित दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके चलते भी 0 और इसके चलते भी 0। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके चलते अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका फ्लक्स 0 होगा और इसके चलते भी इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपको दो फ्लक्स मिलेगा, एक इसके चलते फ्लक्स मिलेगा और दूसरा फ्लक्स आपको इसके चलते मिलेगा। दो ही फ्लक्स का वैल्यू निकल सकता है। अब देखिए जब इसका एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया इस तरफ होगा और इसका एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया इस तरफ होगा, एरिया का डायरेक्शन। इसका एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया का डायरेक्शन इस तरफ होगा और इसका एरिया का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं φ1 का, तो φ1 का वैल्यू क्या होगा इसको अभी समझना होगा। तो देखिए φ1 की बात कर रहे हैं तो E नॉट a स्क्वायर, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस पे है, नॉर्मल एरिया भी एक्स ही एक्सिस पे, लेकिन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो एंगल जो लीजिएगा यहाँ पे cos 180 डिग्री लीजिएगा और cos 180 का वैल्यू माइनस में होता है तो E नॉट इंटू a स्क्वायर हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, 1 का। फिर इसका मतलब हम इसकी बात करते हैं फ्लक्स 2 का, तो देखिए इसका भी वैल्यू होगा E नॉट a स्क्वायर cos कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि नॉर्मल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही एक्सिस पे है, तो इसका सिंपल वैल्यू होगा E नॉट a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू आपको निकल चुका है, φ1 और φ2, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो नेट फ्लक्स की बात करते हैं, φ नेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जब हम बात करेंगे तो 0 होगा। दूसरा, एक तो सिंपल है कि आपको जो जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, उसी में फ्लक्स मिलेगा। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो वहां पे फ्लक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0। पॉइंट ध्यान रखिएगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो निश्चित फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो तभी आपको फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा। ध्यान में इस चीज को रखिएगा। तो यहाँ पे दो ऐसा एरिया है 1 और 2 जिसमें फ्लक्स मिलता, अगर जो 2 है उसमें फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाता, तो नेट वैल्यू 0 अभी भी हो गया। दूसरा इसका मेथड है कि जितना लाइन इन कर रहा है उतना ही क्या हो रहा है, आउट हो रहा है।
जितना इन कर रहा है उतना ही क्या हो रहा है, आउट। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने लाइन इन करते हैं उतना ही लाइन अगर आउट हो जाए तब पर भी फ्लक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम फ्लक्स के अबाउट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। Some important point some important point about the flux। किसके अबाउट फ्लक्स के अबाउट। पहला पॉइंट है फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इट्स value is positive, negative and 0। इसका वैल्यू प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा और 0 भी होगा। इट्स यूनिट। देखिए इसका यूनिट क्या लेते हैं। जैसे फ्लक्स का वैल्यू होता है क्लोज लूप में E डॉट डी है, तो देखिए ध्यान से, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन कूलम, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो याद रखेंगे इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आज हम बेसिक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किए हैं कि नॉर्मल एरिया क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इस सभी चीज के विषय में आज आप लोग को पढ़ाया गया है। अगले क्लास में इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। आज तक का क्लास यहीं पे आपको सस्पेंड किया जाता है।